हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। स्टूडेंट्स, अपना जो टॉपिक चल रहा था आपके 12th क्लास का मानव में युग्मक जनन, जो आपके अध्याय था 31-31। मानव में युग्मक जनन। तो इस चैप्टर के अंदर हमने पिछली क्लास के अंदर शुक्राणु जनन को स्टार्ट किया था और शुक्राणु जनन की 3 अवस्थाओं को पढ़ा था हमने, जो गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। और फिर हमने लास्ट में देखा था कि किस प्रकार शुक्राणु पूर्व कोशिका से शुक्राणुओं का विभेदन होता है, क्या क्या उनके अंदर चेंजेज होते हैं। तो 3 पॉइंट बताए थे मैंने आपको कि जब शुक्राणु पूर्व कोशिका से शुक्राणु बनता है तो 3 घटनाएं क्या क्या होती है। एक तो उसके केंद्रक में से जल निकल जाता है, जिसके कारण केंद्रक सिकुड़ जाता है, और सिकुड़ जाने से दूसरा पॉइंट आता है कि केंद्रक बेलनाकार हो जाता है, और उसी के कारण शुक्राणु का शीर्ष भी कैसा हो जाता है, बेलनाकार हो जाता है। क्योंकि शुक्राणु का शीर्ष शुक्राणु के केंद्रक पर ही निर्भर करता है, जैसा केंद्र का आकार होगा वैसे ही शुक्राणु के शीर्ष का आकार होगा। और तीसरा, उसमें एक्स्ट्रा मटेरियल को हटा दिया जाता है जो काम के नहीं है। तो आनुवंशिक पदार्थ दोनों उपस्थित रहते हैं, आरएनए भी रहता है, डीएनए भी रहता है। तो आपको पता है हमारे अंदर मुख्य आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए होता है। तो शुक्राणु में से आरएनए को हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, और सिर्फ डीएनए को रखा जाता है। ठीक है, तो ये हमने प्रोसेस पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि शुक्राणु की संरचना किस प्रकार होती है और शुक्राणु का कौन सा भाग क्या कार्य करता है, उसका कैसा संगठन होता है। तो पहले सबसे पहले हम डायग्राम बना के देखेंगे कि शुक्राणु वास्तव में दिखाई कैसे देता है, फिर हम उसके जो जो भाग है उनको विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं शुक्राणु का। ये इतना भाग है, ये कहलाता है शुक्राणु का शीर्ष। ये भाग कहलाता है मध्य खंड।
और ये भाग कहलाता है शुक्राणु की पूंछ। ये जो भाग है ये वाला कहलाता है ग्रीवा। ये पाई जाती है झिल्ली। और जो शुक्राणु के शीर्ष पर जो बेलनाकार संरचना है उसको बोलेंगे एक्रोसोम। ये क्या है? ये भाग है केंद्रक, यानी आनुवंशिक पदार्थ युक्त केंद्रक। आनुवंशिक पदार्थ युक्त केंद्रक। तो ये केंद्रक है वो बेलनाकार हो गया, तो शुक्राणु का शीर्ष भी कैसा हो जाता है? बेलनाकार हो जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार की शुक्राणु की संरचना है। जो ऊपर वाला भाग है तिकोना उसको बोलते हैं एक्रोसोम, और एक्रोसोम के बाद पाया जाता है शुक्राणु का केंद्रक। और केंद्रक जो होता है उसके अंदर क्या होता है? आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो शुक्राणु के केंद्र के ऊपर जो शीर्ष वाला तिकोना भाग है उसको बोलते हैं एक्रोसोम, और ये केंद्र की दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है? शुक्राणु का शीर्ष भाग बोला जाता है। उसके बाद आती है ग्रीवा वाला भाग, फिर आता है जो मध्य खंड। और मध्य खंड में ये जो संरचनाएं आपको रेड कलर में दिखाई दे रही है ये क्या है? ये है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है शक्ति का ग्रह कहलाता है, इसके पास ऊर्जा होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? शुक्राणु की पूंछ को ऊर्जा देता है, और जिसके कारण शुक्राणु है वो गति कर पाता है। जिस प्रकार कोई छोटा कीड़ा या सांप है वो गति करता रहता है जिग-जैग, उसी प्रकार शुक्राणु है वो इस प्रकार तैरते जाते हैं। तो उनमें गति या ऊर्जा किस कारण प्राप्त होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको पूछा जा सकता है कि शुक्राणु के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित रहता है, उनके कारण क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है शुक्राणु के मध्य खंड में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित रहते हैं, और उनके कारण शुक्राणु को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ठीक है, फिर अंतिम वाला भाग है वो पूंछ कहलाता है। तो नोट कर लीजिए डायग्राम को।
तो स्टूडेंट्स ये हमने शुक्राणु की संरचना को देख लिया। अब हम सब भागों को विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं शुक्राणु के शीर्ष को। आपको दिखाई दे रहा है कि जो शुक्राणु को शीर्ष है वो किस किस भागों से मिलकर बना होता है। एक्रोसोम और केंद्रक से मिलकर बना होता है शुक्राणु का शीर्ष। जो एक्रोसोम है वो शुक्राणु का अग्रभाग होता है और ये किन किन के मध्य में पाया जाता है, ये शुक्राणु की झिल्ली और केंद्रक के बीच में उपस्थित रहता है। ठीक है, जो शुक्राणु का शीर्ष पर है इस पर एक अम्लीय प्रोटीन पाई जाती है जिसे एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन बोला जाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं शीर्ष के बारे में, शुक्राणु का शीर्ष। शुक्राणु का शीर्ष दो भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से दोनों भाग? एक तो एक्रोसोम और दूसरा है शुक्राणु का केंद्रक। नेक्स्ट पॉइंट है एक्रोसोम शुक्राणु के शीर्ष पर पाया जाता है तथा यह झिल्ली और केंद्रक के मध्य स्थित रहता है। झिल्ली और केंद्रक के मध्य स्थित रहता है। ठीक है, पॉइंट नोट कर लीजिए। इसके साथ ही प्रोटीन वाला पॉइंट भी नोट कर लेना कि शुक्राणु के शीर्ष पर कौन सी प्रोटीन, एंटी फर्टिलाइजिंग, जो एक प्रकार की अम्लीय प्रोटीन होती है, शुक्राणु के शीर्ष पर एंटी फर्टिलाइजिंग नामक अम्लीय प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, नोट कीजिए पॉइंट को।
तो ये हमने शुक्राणु का शीर्ष पढ़ा। अब हम दूसरा भाग देखते हैं शुक्राणु का जो मध्य खंड। देखिए डायग्राम में हमने देखा था ये जो भाग है ये शुक्राणु का मध्य खंड कहलाता है। तो मध्य खंड और शीर्ष को जोड़ने वाला भाग कौन सा है? ग्रीवा। ये जो ग्रीवा है यहाँ पर दो तारकाएं पाए जाते हैं, सेंट्रियोल। आपको पता होगा कोशिका में विभाजन करवाने में तारकाएं सहायक होते हैं। तो एक इधर की साइड होता है उसको बोलते हैं समीपस्थ तारकाएं, एक होता है दूरस्थ तारकाएं। जो समीपस्थ तारकाएं होता है वो क्या करता है? निषेचन के बाद तारक तंतु बनाने में सहायता करता है, जिससे गुणसूत्रों का क्या होता है? बंटवारा होता है। और जो दूरस्थ तारकाएं होता है वो क्या काम करता है? जो शुक्राणु है उसमें तंतु बनाने में सहायक होता है। तो इस प्रकार ग्रीवा में दो भाग पाए जाते हैं और ग्रीवा वाला भाग है वो शुक्राणु के केंद्रक और मध्य खंड को आपस में जोड़ता है। फिर आपने देखा होगा कि जो आपको दिखाई दे रहा है माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं मध्य खंड के अंदर। तो यहाँ पर देखिए आपको ये एक इस प्रकार की संरचना दिखाई दे रही है वलय के जैसी। इसको बोला जाता है एन्यूलस या इसको बोला जाता है तारककाय वलय। ये एक प्रकार का आप खिड़की मान सकते हो जो इस माइटोकॉन्ड्रिया को पूंछ में जाने से रोकती है। तो आपको पूछा जा सकता है माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु के किस भाग में पाए जाते हैं? मध्य खंड में पाए जाते हैं। और मध्य खंड से ये पूंछ वाले भाग में क्यों नहीं जा पाते हैं? इनको रोकने वाली संरचना कौन सी होती है? तो इनको रोकने वाली संरचना कहलाती है एन्यूलस या इसको बोला जाता है तारककाय वलय। तो तारक का मध्य खंड के पॉइंट लिखते हैं हम। नेक्स्ट दूसरा भाग है मध्य खंड। मध्य खंड ग्रीवा के द्वारा शीर्ष से जुड़ा रहता है। ग्रीवा वाले भाग में दो तारककाय पाए जाते हैं। कौन कौन से होंगे? एक होगा समीपस्थ तारककाय, एक होता है समीपस्थ तारकाय, और एक होता है दूरस्थ तारकाय। मैंने भी आपको बताया समीपस्थ तारकाय क्या काम करता है? ये निषेचन के पश्चात तारक तंतु का निर्माण करता है। निषेचन के पश्चात तरकु तंतु या तारक तंतु, स्पिंडल फाइबर, तरकु तंतु का निर्माण करना। और दूरस्थ तारकाय है वो शुक्राणु की अक्ष बनाता है। ठीक है, ये मध्य खंड के पॉइंट। इसके साथ ही वो पॉइंट भी नोट कर लेना कि मध्य खंड में जो माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित रहते हैं उनको पूंछ में जाने से रोकने के लिए जो गोलाकार संरचना पाई जाती है उसको बोला जाता है एन्यूलस या तारककाय वलय। तो नेक्स्ट पॉइंट, एन्यूलस नामक संरचना द्वारा मध्य खंड में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया को पूंछ में जाने से, पूंछ या पूंछ
में जाने से रोका जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना किस संरचना के द्वारा, एन्युलस के द्वारा, संरचना द्वारा मध्य खंड में क्या उपस्थित रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, तो उनको पूंछ वाले क्षेत्र में जाने से रोका जाता है। तो मध्य खंड के ये पॉइंट नोट कर लीजिए। तो ये हमने शुक्राणु का मध्य खंड देखा। अब अगला भाग हम देखते हैं, जो अंतिम भाग है शुक्राणु का, पुच्छ वाला भाग, पूंछ वाला भाग। देखिए ये जो क्षेत्र है पूंछ वाला भाग, ये सबसे लंबा भाग होता है शुक्राणु का, इस भाग से ये ज्यादा लंबा होता है, और इसका अंतिम भाग है वो नुकीला होता है। आगे का अग्र भाग है वो मोटा होता है, लेकिन मुख्य भाग कौन सा होता है, आगे वाला भाग ही होता है। ठीक है, तो इसमें पॉइंट करेंगे नोट। शुक्राणु का सबसे लंबा भाग इसका अंतिम सिरा नुकीला होता है। देखिए इसके अंदर जो बनाने वाली संरचना होती है, सेंट्रियोल बोला जाता है, तारक काय होता है, उसकी व्यवस्था होती है 9+2 की। इसका मतलब क्या है, होता है कि 9 अरीय दंड होते हैं। नौ अरीय दंड होते हैं और उनके किनारों पर दो दो वलयी तंतु जुड़े रहते हैं। कुछ की व्यवस्था होती है जो 9+3 होती है सीलिया और फ्लेजिला के अंदर। तो आपके बुक में लिखा हुआ है कि इनके अंदर 9+2 व्यवस्था पाई जाती है। इसका मतलब क्या है, 9+2 व्यवस्था की जो सेंट्रोल होता है उसकी संरचना में 9 तो अरीय दंड होते हैं और 2-2 उनके अंदर गोलाकार पार्श्वीय तंतु होते हैं। इसलिए इस व्यवस्था को क्या बोल दिया, 9+2, यानी 9 तो अरीय दंड और प्रत्येक पर क्या 2-2 जो गोलाकार दंड है, तंतु है, वो उपस्थित रहते हैं। तो आपके बुक में सीधे ये लाइन लिखी हुई है कि इसके अंदर 9+2 व्यवस्था पाई जाती है। तो आप कंफ्यूज हो जाते हो ये 9+2 व्यवस्था क्या है। तो 9+2 व्यवस्था का मतलब है 9 अरीय दंड और 2 उनके अंदर पार्श्वीय तंतु पाए जाते हैं। ठीक है, तो शुक्राणु की पूंछ का अंतिम भाग क्या होता है, नुकीला होता है। नोट कर लीजिए पॉइंट को, पूंछ के बारे में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है।
तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके साथ ही जो शुक्राणु की संरचना है वो भाग कंप्लीट होता है। अब थोड़ा सा शुक्राणु के बारे में कॉमन पॉइंट हम वापस देखते हैं। जो हमने शुक्राणु जनन की 3 प्रावस्थाएं पढ़ी थी, सबसे पहले गुणन प्रावस्था, फिर वृद्धि प्रावस्था और फिर पढ़ी थी हमने परिपक्वन प्रावस्था। और उसके बाद जो शुक्राणु पूर्व कोशिका बनी थी, यानी 4 स्पर्मेटिड बने थे और उनका विभेदन होने से 4 शुक्राणु बने थे। तो नर के अंदर भी 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है शुक्राणु जनन के द्वारा, एक मात्र कोशिका से। और आगे हम देखेंगे कि मादा के अंदर मात्र अंड कोशिका से 4 अंडाणुओं का निर्माण होता है। लेकिन अंतर क्या है कि नर के अंदर चारों शुक्राणु सक्रिय रहते हैं, लेकिन मादा के अंदर चारों अंडाणुओं में से सिर्फ एक अंडाणु सक्रिय होता है, बाकी 3 है वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। नर में जो शुक्राणु जनन प्रक्रिया होगी तो एक बार में 4 शुक्राणुओं का निर्माण होगा, और मादा में भी अंड जनन के द्वारा 4 अंडाणुओं का निर्माण होगा। लेकिन नर में चारों शुक्राणु सक्रिय रहेंगे, लेकिन मादा के अंदर चारों अंडाणुओं में से सिर्फ एक अंडाणु सक्रिय रहेगा, बाकी 3 है वो नष्ट हो जाएंगे। पहला पॉइंट तो ये रहा। फिर हम देखते हैं कि एक बार शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा नर के द्वारा 200 से 300 मिलियन शुक्राणुओं का उत्पादन किया जाता है। उनमें से जो 60% होते हैं वो सामान्य गति वाले होते हैं, लेकिन जो 40% होते हैं वो ज़्यादा तेज तीव्र गति वाले होते हैं, और उन्हीं के द्वारा निषेचन की प्रक्रिया है वो कंप्लीट होती है। तो ये कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट। शुक्राणु जनन प्रक्रिया में एक मात्र कोशिका से चार शुक्राणुओं का निर्माण होता है, तथा चारों ही सक्रिय होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नर द्वारा एक बार में 200 से 300 मिलियन शुक्राणुओं का उत्पादन होता है, जिनमें से 60% सामान्य ऊर्जा और गति वाले होते हैं, जबकि 40% तीव्र गतिशील होते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए पॉइंट्स।
तो स्टूडेंट्स ये हमने शुक्राणु जनन की प्रोसेस को यहाँ पर पूरा कंप्लीट पढ़ लिया। इसके साथ ही हमने शुक्राणु की संरचना को डिस्कस किया कि कौन कौन से भाग होते हैं। उसमें शीर्ष होता है जो वो दो भागों से मिलकर बना होता है, एक तो शुक्राणु का केंद्रक और एक एक्रोसोम। फिर आता है शुक्राणु का मध्य खंड और सबसे अंतिम भाग होता है पूंछ। माइटोकॉन्ड्रिया मध्य खंड में पाए जाते हैं। ठीक है, ये देखा हमने, सब डिस्कस किया। अब हम पढ़ते हैं अंड जनन को, यानी युग्मक जनन में हमारे दो पार्ट है। नर के अंदर शुक्राणु बनते हैं, उसके निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन बोलते हैं, और मादा में अंडाणु बनते हैं, उसके निर्माण की प्रक्रिया को अंड जनन बोला जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अंड जनन के बारे में। तो नेक्स्ट देखिए, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि अंड जनन किसको बोला जाता है, ऊजेनेसिस किसको बोला जाता है। तो अंडाशय द्वारा अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया मादा में जो संपन्न होती है उसी को क्या बोला जाता है, अंड जनन बोला जाता है। और नर में जो शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया थी उसको शुक्र जनन बोला गया था। लेकिन दोनों में सबसे पहला पॉइंट अंतर यह है कि जो अंड जनन है वो शुक्राणु जनन की तुलना में थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया, यानी वो तो थोड़ी इजीली सी संपन्न होती है, लेकिन ये क्या है, जटिल प्रक्रिया है। तो देखिए दोनों पॉइंट डिस्कस करते हैं। मादा में अंडाशय द्वारा अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया अंड जनन कहलाती है। शुक्र जनन की तुलना में अंड जनन एक जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, फिर देखिए स्टूडेंट्स, हमने शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में 3 चरण पढ़े थे कि शुक्राणु का निर्माण 3 चरणों में कंप्लीट होता है, गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। और उस टाइम मैंने आपको बताया था कि किस प्रावस्था में क्या होता है, या शुक्राणु जनन की लंबी प्रावस्था कौन सी होती है, तो वृद्धि प्रावस्था होती है। तो वो तीनों अवस्थाएं अंड जनन में भी आएगी, यानी अंड जनन भी 3 चरणों में पूर्ण होता है। जो आपके सबसे पहले है गुणन प्रावस्था, फिर वृद्धि प्रावस्था और सबसे अंत में है परिपक्वन प्रावस्था। तो लिख लीजिए इसके साथ ही, अंड जनन भी 3 चरणों में पूर्ण होता है। पहला है गुणन प्रावस्था, दूसरी है वृद्धि प्रावस्था, और तीसरी है परिपक्वन प्रावस्था। नोट कर लीजिए पॉइंट्स।
तो स्टूडेंट्स ये हमारे अंड जनन की पॉइंट देखे तो कुछ हमने नॉर्मल कि अंडाशय में जो अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाती है, अंड जनन कहलाती है। और ये शुक्र जनन की तुलना में थोड़ी सी क्या है, जटिल प्रक्रिया, ये 3 चरणों में पूर्ण होती है। जिस प्रकार शुक्राणु जनन में भी 3 चरण थे, उसी प्रकार अंड जनन में भी क्या होते हैं, 3 चरण होते हैं। और सेम वही नाम है, वही इनका क्रम है। सबसे पहली होती है गुणन प्रावस्था, फिर होती है वृद्धि प्रावस्था और सबसे अंत में होती है परिपक्वन प्रावस्था। तो यहाँ तक हमने आज डिस्कस किया, शुक्र जनन को कंप्लीट किया और अंड जनन के थोड़े से बेसिक पॉइंट देखे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे अंड जनन की इन तीनों प्रक्रियाओं को विस्तार से, कि गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था के अंदर क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, क्या क्या चक्र चलता है उनके अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।